Okay, so now we'll be learning about the biogas. Okay, so now we are going to learn about biogas, which can be generated from cow dung. So biogas is produced in biogas plants. It is produced in it is produced in biogas plants. So इसके मेन फीचर्स क्या होने वाली हैं? एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास जो anaerobic microorganisms decomposes the complex compounds of cow dung it takes few days for the decomposition process rates like methane, carbon dioxide, hydrogen, एक्सेट्रा. तो हमारे पास क्या होता है, वी हैव दिस बायोगैस. तो सबसे पहले तो हम एक बायोगैस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सो दैट हम उसका जो भी मैकेनिज्म है वो अच्छे से समझ पाए, राइट. सो हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर होगा जिसमें हम जो है स्लरी डालेंगे. स्लरी मीन्स दैट काउ डंग प्लस वाटर. ओके, सो ये जो है यहाँ पर सॉइल में थोड़ा सा बनाया जाएगा. इसके बाद में यहाँ से एक ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनेगा जिससे जो है नेक्स्ट कनेक्शन हमारे किए जाएंगे. और यहाँ पर कुछ वी हैव आउटलेट. ये हमारा कुछ रफ डायग्राम है जो अभी मैं बना रही हूँ सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ ऑल दिस इज हैपनिंग. ओके, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर से हम स्लरी डालते हैं. स्लरी मीन्स काउ डंग प्लस वाटर दैट इज ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर जो है यहाँ पर लाया जाता है. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज नथिंग बट सॉइल. सेम वे में ये भी हमारे पास जो ये इतनी खाली स्पेस है दिस इज गोइंग टू बी योर सॉइल. तो हमारे पास क्या है, इधर से जो स्लरी आने वाली है यहाँ पर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होने वाला है. डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होने के बाद जो गैस है यहाँ पर रिलीज होगी. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पाइप जो बायोगैस है हमारे पास, ये हम फॉर एनर्जी पर्पस हम इसे यूज कर पाएंगे. जिससे क्या है, बायोगैस प्लांट से जो एनर्जी रिलीज होगी, जो बायोगैस रिलीज होगी दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ पर्पसेस लाइक फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग एटसेट्रा. Okay, so now we are going to learn about the advantages of biogas, right? The advantages of biogas. तो इसके क्या advantages है, सबसे पहले तो it contains 75% of methane. इसलिए जो है एक excellent fuel है. It is excellent fuel because it contains 75% of methane. Second we have is it burns without smoke.
burns without smoke. ये smoke produce नहीं करता है when it is burned. जबकि हमारे पास जो cow dung है it produces smoke. So इसकी heating capacity है वो क्या है? High. Its heating capacity is high. और जो slurry बच जाती है, slurry left behind can be used as fertilizer. So इसमें किसी भी चीज का जो है वेस्टेज नहीं हो रहा, राइट? जो हमारे पास स्लरी बच भी रही है, इट कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर. Okay, so very next we have is wind energy. So we are going to learn about wind energy now. Here we go. That unequal heating of air, unequal heating of land, and water bodies by solar mass or we can say by the solar radiations generate air movements जिससे क्या है, which result in blowing of wind. तो हमारे पास जो विंड एनर्जी है, it generates the kinetic energy. Kinetic energy generated by wind is used in, so the kinetic energy generated by wind is used in जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सबसे पहले कहां पर यूज होता है? इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रन द फ्लोर मिल्स in energy farms, or we can say the wind energy farms, right? Next we are going to learn about some of the advantages of wind energy, or we can do one thing, we can write the advantages separately so that in order to understand easily. Okay, so the advantages of wind energy are, the first one is it is eco-friendly. The second one is efficient source of renewable energy. Efficient source of renewable energy. And no expenses for production of electricity. So these were some of the advantages of windmill. These are upper given. So अगर किसी चीज की एडवांटेजेस हैं तो उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगी, राइट? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है. सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ विंडमिल आर need large area,
इसे भी जो है लार्ज एरिया ऑफ लैंड चाहिए होता है. द सेकेंड वन इज डिफिकल्ट इन जनरेटिंग. इसमें जो प्रॉब्लम आती है, क्या होता है कि हमारे पास जो रेगुलर विंड स्पीड है उससे ये सब जनरेट कर पाना इज डिफिकल्ट. इसमें बाद में तो ज्यादा कोस्ट भले ही ना आए, बट द इनिशियल कोस्ट ऑफ जनरेटिंग और एस्टेब्लिशिंग अ विंड फार्म इज वेरी हाई. Initial cost of establishing wind energy farm is very high. So now we are going to learn about what we can say is alternate or non-conventional sources of energy. कि अगर हमारे पास कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ना हो तो वहां पर वी कैन यूज कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एज एन अल्टरनेट एनर्जी फॉर्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि हम क्यों अल्टरनेट मेथड यूज करें, कन्वेंशनल सोर्सेज को छोड़कर नॉन कन्वेंशनल क्यों यूज करने पड़ रहे हैं हमें? क्योंकि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हमारे पास जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, दैट इज लिमिटेड इन अमाउंट, राइट? वो लिमिटेड है, तो एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएंगी. तो हमारे पास एक अल्टरनेट सोर्स होना चाहिए जिससे हम जो है जो हमारी एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल सोर्सेस हैं उनके ऊपर से प्रेशर रिड्यूस कर पाए, उनकी यूजेस को थोड़ा कम कर पाए, सो दैट दे कैन लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? वो ज्यादा समय तक चल सके. To reduce the pollution level and to save the environment, also we are using the non-conventional sources of energy, or we can say we are changing our mind. हम अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं कि वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जगह पर जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने की स्टार्ट करें. इससे जो है हमारा भी बेनिफिट होगा, हमारे एनवायरमेंट का भी बेनिफिट होगा, एंड जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं उनका भी benefit होने वाला है. They will also be in the profit. No one is going to be at loss, right? So now we are going to discuss about some of the non-conventional sources of energy, starting with the very first, solar energy. The very first is solar energy. तो सोलर एनर्जी हमारे पास क्या होती है? द एनर्जी obtained from sun is called as the solar energy. एंड इसमें हम कुछ सोलर डिवाइसेस के बारे में अगर डिस्कस करें तो हमारे पास सोलर डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जो हम वाइडली यूज करते हैं, लाइक सोलर कुकर, राइट? सोलर वाटर हीटर, सोलर सेल्स, जिससे कि और बहुत सारी जो डिवाइसेस हैं सोलर एनर्जी के ऊपर यूज होने वाली जो है बनाई जा रही हैं, राइट? जिसके यूजेस से. ओके, so the very next we have is geothermal energy. This is geothermal energy. तो जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट. तो जो अर्थ के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर जो हमारे पास हीट है, उससे जो एनर्जी
रिलीज की जाती है, जब उससे जो एनर्जी जनरेट की जाती है, जब हम उसका यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जियोथर्मल एनर्जी, राइट। तो इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। सो द एडवांटेजेस आर, इकोनॉमिकल है ये। सेकेंड वन इज डू नॉट कॉज पोल्यूशन। Okay, and now about the disadvantages. इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, ऐसा नहीं है कि पूरे अर्थ के ऊपर ही जो जियोथर्मल एनर्जी है वो अवेलेबल है। देयर आर सम सर्टेन पार्ट्स वेयर एनर्जी इज अवेलेबल। The second thing is it is difficult and expensive, or we can say, okay, it is difficult and expensive to generate. So next we have nuclear energy. Next we have is न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जब दो तरीके की न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर फिजन and the second one is nuclear fusion. हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली होती क्या है? इट इज द एनर्जी released during a nuclear reaction. It is the energy released during a nuclear reaction. So it is of two type. Basically हम इसे दो तरीके से generate कर सकते हैं. One is via nuclear fission and the second is via nuclear fusion. So let's discuss about nuclear fission and nuclear fusion in detail. So it is nuclear fission. न्यूक्लियर फिजन में हमारे पास सबसे पहले तो फिजन का ही क्या मतलब होता है? फिजन मीन्स टू स्प्लिट आउट। फिजन मीन्स स्प्लिटिंग होना। Okay, so nuclear fission, it is the process in which the heavy nucleus of a radioactive atom split up into smaller nuclei। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर फिजन का
प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियाई हमारे पास, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं यूरेनियम की, प्लूटोनियम की, right? Uranium, thorium, plutonium, these are some of the examples जिनके जो न्यूक्लियस है हैवी न्यूक्लियस कंसिडर की जाती है, and it on bombardment leads to the formation of, or we can say splits into the smaller nuclei, right? So this process is known as nuclear fusion. Sorry, this is known as nuclear fission, right? Fission means splitting, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस है स्मॉलर न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाती है, that is known as the process of the nuclear fission. So हमारे पास इसके एग्जांपल है, U-235 is used as a fuel in nuclear reactor in the form of uranium rods. अगर हम इसकी वर्किंग के बारे में देखें तो इसकी वर्किंग कैसे होती है हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर रिएक्टर आर सेल्फ सस्टेनिंग मींस इसमें जो रिएक्शंस हैं वो चेन रिएक्शंस होती हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास देखो ये कुछ रिएक्टेंट है, हम ले लेते हैं रिएक्टेंट आर इज, हमें चाहिए होता है तो जिससे जो है हमारे पास एनर्जी रिलीज हो, तो वो एनर्जी तो रिलीज करेगा बट उसके साथ साथ में वो जो रिएक्टेंट है उसकी भी वैसे की वैसे ही फॉर्मेशन हो जाएगी, which can again leads to the formation of energy plus that reactant, right? You're not going deep down into the concept for your class 10. अभी class 10 में आपको इतना ज्यादा deeply जाने की जरूरत नहीं है, how it works and all about that. In your higher classes you will be definitely learning about these things. So for now you just need to remember is कि ये जो हमारा working है nuclear reactor की कैसे होती है। The process is self-sustaining. जो हमारे पास nuclear reactors होती हैं they are self-sustaining chain reactions which releases एनर्जी एट अ कंट्रोल्ड रेट। ऐसे नहीं है कि जैसे मर्जी हो रहा है, यहाँ पर एक कंट्रोल्ड रेट के ऊपर जो एनर्जी है वो रिलीज की जाती है। इसका यूजेस है कहां पर होने वाला है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। ये स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है एंड फर्दर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Okay, you can learn some of the major nuclear power plants like Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar in Rajasthan. These are some of the example. You can learn one or two, no need to remember all. So now we have nuclear fusion. Nuclear fusion we are going to learn now. This is nuclear fusion. Okay, so इसमें क्या है, when two nuclei of light element, इसमें light element है, they combine to form heavy element. When two nuclei of light element combine to form, क्या फॉर्म करने के लिए कंबाइन करती हैं ये, heavy nucleus. The process is known as nuclear fusion. तो इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है जिसे आपको एज इट इज ही लर्न करना होगा। Atom fusion gives. So this is the basic reaction that is taking place in the process of nuclear fusion. Here very high temperature and pressure is required. Very high temperature and pressure is required. Then it is very important to note here,
that hydrogen bomb is based on this phenomena. Then very important here to note that the source of sun's energy is nuclear fusion. Source of sun's energy and the energy of other stars is nuclear fusion. Again here, as it is important point, so I'm highlighting here again that nuclear fusion is the source of energy in the sun and other stars. यहाँ से आपको एजर्शन रीजन पूछा जा सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन ओनली. कॉन्सेप्ट भी नहीं बोलूंगी मैं, इसी लाइन में से, इसी एक सिंगल लाइन में से आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो नेक्स्ट वी हैव इज सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन. So सबसे पहले we'll be learning about the advantages and then we'll move forward to disadvantages. तो हमारे पास पहले इसके advantages क्या है? Production of large amount of energy. Production of large amount of energy. And second is it does not produces carbon dioxide gas, which is a major cause of greenhouse gases. It does not produce greenhouse gases like carbon dioxide. तो इसकी कुछ अभी लिमिटेशंस और वी कैन से डिसएडवांटेजेस क्या हैं. बेसिकली दीज आर लिमिटेशंस. सो द वेरी फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल कंटामिनेशन. इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटेमिनेट हो जाता है कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ड्यू टू द इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्टेज. जो हमारे पास वेस्टेज है उसके डिस्पोजल प्रॉपरली नहीं किया जाता है जो न्यूक्लियर वेस्ट है. रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज. अगर किसी एक्सीडेंटल वे में लाइक ड्यू टू एनी ऑफ द इग्नोरेंस अगर कभी भी लीकेज हो जाए तो ये क्या है, हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकती है एंड इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द होल ऑफ द लिविंग बीइंग्स. Accidental leakage of radiations, or we can say harmful radiations. And obviously its cost of installation is very high. क्योंकि अगर हम कहीं पर से भी विल ट्राई कि लो कॉस्ट में हो जाए या कहीं हम अच्छा मटेरियल यूज नहीं करेंगे, इट कैन लीड टू द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज एंड विच इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल, राइट. So next we have some of the environmental consequences. ये जो है this we are on about to end our chapter, so we have now environmental consequences. तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम एनवायरनमेंट को किसी भी वे में हार्म करते हैं तो उसका जो अल्टीमेट लॉस है हमें ही होता है, राइट. सो एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स of energy disturbs the environment
in some way or other. Okay, so my dear student, this was all about our chapter. So if you have any doubt, any question, you can ask. And we'll meet in the next lecture with a new video, with a new topic, and with a new zeal. Till then, take care. Bye-bye.